हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश और पैसा बनाने की सीखनी हो टैक्ट तो सब्सक्राइब कीजिए फिनफैक्ट। आज हम जिस कंपनी को द मोस्ट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे उसका नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं यहां आपको सिर्फ नंबर्स या परफॉर्मेंस दिखाने नहीं आया हूं। मैं यहां पे ऐसे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स लेके आया हूं जिसे देख के आपको इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने में आसानी होगी। आपके ये 15-20 मिनट आपके आने वाले 15-20 सालों को रोशन बना सकते हैं। और मैं इस वीडियो के दौरान आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इस कंपनी के शेयर में रिटेल इन्वेस्टर या कमजोर हाथ निकल रहे हैं और ये शेयर स्ट्रॉन्ग हाथों में जा रहा है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कंपनी की शॉर्ट में प्रोफाइल समझते हैं। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ऑफ हाईवे टायर मैन्युफैक्चरर है जो ट्रैक्टर्स, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन या माइनिंग के लिए बड़ी गाड़ियां होती है उनके लिए टायर्स बनाते हैं, जैसे कि जेसीबी वगैरह। दूसरा, ये कंपनी दुनिया में, जी हां दुनिया में ऑफ हाईवे टायर मार्केट में 5% का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। तीसरा, ये अपने प्रोडक्ट्स दुनिया के 130 देशों में बेचती है। चलिए अब समझते हैं कंपनी के करंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में। तो कंपनी की 24 जुलाई की बीएसई पे क्लोजिंग प्राइस है 1257 रुपीस। मार्केट कैप 24,000 करोड़ के ऊपर, तो ये बेसिकली लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का पी रेशियो तकरीबन 25.7 के ऊपर है, जो थोड़ा ज्यादा है। पर अगर आप इनका बिजनेस मॉडल देखें तो ये अन्य टायर कंपनी जैसे एमआरएफ, सीएट, अपोलो से अलग सेगमेंट में है। तो ये कंपनी का यूएसपी है। दूसरा, अगर आप कंपनी का आरओई जो लगभग 19% का है और आरओसी जो लगभग 21.5 का है, तो ये वैल्यूएशन कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 4.83 का है और कंपनी का ईपीएस भी बेहतरीन है जो तकरीबन 49 रुपीस के आसपास है। यहां मैं सभी दोस्तों को यह कहना चाहता हूं कि आप करंट प्राइस पे लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें, रादर एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करें। हर महीने 1 या 2 शेयर खरीदिए और जब प्राइस थोड़ी नीचे आए तो ज्यादा क्वांटिटी ऐड करें, क्योंकि करंट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा रिच है और मार्केट भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। और इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए रखें, क्योंकि ये शेयर आपके पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है। अब हम कंपनी के सेल्स परफॉर्मेंस को देखें तो मार्च 19 में कंपनी की सेल्स थी 1356 करोड़, जो सितंबर 19 आते आते गिर के 1084 करोड़ रह गई। पर फिर से कंपनी के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुई और मार्च 20 में कंपनी ने 1372 करोड़ की सेल्स की। और आप आने वाले सालों में कंपनी की सेल्स बढ़ते हुए देखेंगे। पर आप सोचेंगे ये हम कैसे कह सकते हैं? तो इसके पीछे का रीजन है यूरोप में लास्ट 2 सालों से हीट वेव और बारिश कम होने के कारण कंपनी के बिजनेस पे बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि कंपनी की 61% रेवेन्यू एग्रीकल्चर के लिए बने टायर से आती है और यूरोप कंपनी का बहुत बड़ा मार्केट है और आने वाले साल के लिए कंपनी का यूरोपियन मार्केट के लिए आउटलुक बेहतर है। अब अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहा है। मार्च 19 के 54% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की जगह दिसंबर 19 में कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 58% हो गया और मार्च 20 के तो क्या कहने, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 63% हो गया है। यानी मार्च 19 के कंपैरिजन में 9% का इंप्रूवमेंट, और ये कंपनी की स्ट्रेंथ दिखाता है। मार्च 20 में कंपनी ने अपनी सेल्स भी बढ़ाई है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी। चलिए अब हम देखते हैं एबिटा यानी कामकाजी मुनाफे को। तो मार्च 19 में कंपनी का एबिटा था 322 करोड़, जो मार्च 20 आते आते बढ़कर 384 करोड़ रुपए हो गया। जिसे हम दिसंबर 19 से कंपेयर करें तो 11% का इंक्रीज, और अगर मार्च 19 से कंपेयर करें तो ये तकरीबन 19.25% की ग्रोथ है। चलिए अब हम देखते हैं कंपनी के एबिटा मार्जिन्स को। तो यहां भी कंपनी के एबिटा मार्जिन्स में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट है। मार्च 19 में कंपनी का एबिटा मार्जिन जो 24% था वो मार्च 20 आते आते 28% तक पहुंच गया है। अब बारी आती है सबसे काम की चीज जानने की, जो है
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहां भी आप देखेंगे पिछले 5 क्वार्टर्स में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ है। मार्च 19 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 186 करोड़ था वो मार्च 20 आते आते 265 करोड़ हो गया। पर आपके मन में सवाल आया होगा, जब सितंबर 19 में सेल्स गिरे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिरा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? तो इसका जवाब है, कंपनी ने इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनकम टैक्स का क्रेडिट जो वो यूज कर सकते थे वो उन्होंने यूज किया, जिसकी वजह से कंपनी की टैक्स लायबिलिटी कम हुई और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। इसीलिए आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये अबनॉर्मल स्पाइक दिख रहा है। सिमिलरली अगर हम पैट मार्जिन्स देखें तो इसमें भी कंपनी ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लाया है। जो पैट मार्जिन्स मार्च 19 में 13.7% थे वो मार्च 20 आते आते 19.3% हो गए। अगेन अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्टेलर परफॉर्मेंस। दोस्तों, अब हम समझते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को और इसके पीछे के एनालिसिस को देख के आप समझ जाएंगे क्यों स्टॉक मार्केट में एक रिटेल इन्वेस्टर हार जाता है और बिग प्लेयर्स जैसे FII, DII जीत जाते हैं। तो पहले समझते हैं करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न को, जिसमें प्रमोटर्स का स्टेक है 58.3%, FIIs का स्टेक है 11.93%, म्यूचुअल फंड्स का स्टेक है 17.66%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का स्टेक है 11.97%, अदर DIIs का स्टेक है 0.14%। अब आ गई बारी शेयर होल्डिंग पैटर्न के पीछे की असली कहानी की। तो पहले आप देखेंगे ये जो ऑरेंज बार है ये प्रमोटर्स का स्टेक रिफ्लेक्ट करती है, जो लास्ट 6 क्वार्टर से कांस्टेंट है एट 58.3%। पर अगर हम ध्यान दें येलो बार पे जो FIIs का स्टेक रिफ्लेक्ट करती है, तो मार्च 19 में इनका स्टेक था 11.5%, जो जून 20 आते आते 13% हो गए, यानी उन्होंने अपना स्टेक 1.5% से बढ़ाया है। तीसरा, अगर हम ध्यान दें ग्रीन बार पे जो कि DIIs या म्यूचुअल फंड का स्टेक रिफ्लेक्ट करता है, तो मार्च 19 में उनका स्टेक था 15%, जो जून 20 आते आते 17.8% हो गया है, यानी 2.8% स्टेक इंक्रीज। पर अगर हम बात करें ब्राउन बार की जो पब्लिक का स्टेक रिफ्लेक्ट करती है, तो मार्च 19 में पब्लिक का स्टेक था 15.2%, जो जून 20 आते आते सिर्फ 10.9% रह गया है, यानी रिटेल पब्लिक ने अपना स्टेक 4.3% से कम कर दिया। तो अगर आप देखेंगे कंपनी के सेल्स इंप्रूव होने स्टार्ट हुए हैं, ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, एबिटा में इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, पर हम रिटेल इन्वेस्टर्स अनफॉर्चुनेटली स्टेक बेच रहे हैं। अब इतने सारे डेटा पॉइंट्स देखने के बाद भी अगर आप सोच रहे होंगे शैल आई इन्वेस्ट, तो चलिए इस पे भी फिनफेक आपकी हेल्प करेगा। मैं आपको वो रीजंस बताऊंगा जिससे आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो पहला रीजन है, मैनेजमेंट ने बताया था कि FY21 में उनकी सेल्स वॉल्यूम FY20 के जितने ही रहेंगे, पर वो जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे पर केजी बेसिस पे वो FY21 में 245 रुपीज रहेगी पर केजी कंपेयर टू 243 रुपीज पर केजी लास्ट ईयर। दूसरा रीजन, मैनेजमेंट FY21 में बेटर एबिटा मार्जिन एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि कंपनी जो रॉ मटेरियल यूज करती है नेचुरल रबर और क्रूड डेरिवेटिव्स, उनकी प्राइसेस कम रहने की फोरकास्ट है। तीसरा रीजन, FY21 में कंपनी ने ग्रॉस मार्जिन एक्सपेक्ट किए हैं टू बी एट 58.6% कंपेयर टू 56.6% इन FY20। चौथा रीजन, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में बताया, ये कंपनी दूसरे टायर मैन्युफैक्चरर्स के जैसे नहीं है जो 2 व्हीलर्स या कार के टायर बनाते हो। ये टोटली डिफरेंट सेगमेंट को केटर करती है, तो उस केस में कंपनी को ज्यादा कंपटीशन नहीं है और ये एक बहुत बड़ी USP है। पांचवा रीजन, कंपनी की 80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आती है और 20% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट में से, और एक्सपोर्ट्स में कंपनी को बहुत अच्छे मार्जिन्स मिलते हैं। और तो और OHT टायर कैटेगरी में चाइना का ज्यादा प्रेजेंस नहीं है, और OHT टायर्स बनाने के लिए लेबर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, जो कंपनी को यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स पर एज देता है, क्योंकि यूरोप में लेबर्स बहुत कॉस्टली है। छठा रीजन, FY20 में कंपनी की 61% रेवेन्यू एग्रीकल्चर टायर्स से आई और 39% दूसरे कैटेगरी के टायर से, और करंट स्लोडाउन का असर एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, इसीलिए कंपनी FY21 में बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रही है।
सातवां रीजन, भारत की तरह यूरोप में कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस में ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। आठवां रीजन, भारत में इस साल अच्छा मॉनसून रहने की उम्मीद है, जिससे कंपनी के सेल्स को फायदा होगा। और तो और गवर्नमेंट ने जो स्टिमुलस पैकेज दिया, उससे भी कंपनी के बिजनेस को बूस्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। लास्ट पॉइंट, FY20 में कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था 1164 करोड़ कंपेयर टू 813 करोड़ लास्ट ईयर। सो दिस अगेन शोस कंपनी स्टेलर परफॉर्मेंस। दोस्तों, अंत में फिनफैक्ट की तरफ से ये डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना कि कोई बाइंग रिकमेंडेशन। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। एंड ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टॉक एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिनफैक्ट।